Alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss the CCE 2024 screening paper जो कि SPSC ने कंडक्ट किया था अभी 11 अक्टूबर 2025 को, जिसमें 200 क्वेश्चंस थे टोटल और इसका पासिंग रेशियो जो था वो 33 मार्क्स था. So let's start. Question number 1 is from English section. Sound of all. जो all जो वर्ड है उसका जो साउंड है उसको क्या कहा जाता है, तो उसके साउंड को हूट कहा जाता है बेसिकली. सो द करेक्ट ऑप्शन वाज बी, हूट. Then next we have one word substitution. To walk aimlessly. अगर कोई aimlessly walk कर रहा है, बगैर किसी मकसद के walk कर रहा है, to slowly walk और to walk aimlessly in a relaxed manner, उसके लिए जो दूसरा लफ्ज यूज होता है वो यूज होता है amble. So the correct answer is C, amble. Okay. Next, we have another one word substitution. Habitually silent or talking less. जो बहुत ही कम बोलता हो, जो आदतन जो साइलेंट रहता हो, उसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज होता है वो होता है taciturn. So the correct option is D, taciturn. Next, we have another question related to one word substitution. A disease of mind causing uncontrollable desire to steal. एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जिसमें किसी भी पर्सन को चोरी करने की डिजायर हो और उसको वो कंट्रोल ना कर सके. अब आइदर वो चीज किसी वैल्यू की हो या वैल्यूलेस हो, लेकिन उस बंदे को इस डिजीज में जो है अनकंट्रोलेबल डिजायर होती है कि वो चीज बस चुराई जाए. उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है वो होता है क्लेप्टोमानिया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट we have which sentence is grammatically correct. बेसिकली इन ऑप्शंस में से सारे सेंटेंसेस जो हैं वो गलत हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो टुडे मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली, तो ये सेंटेंस बेसिकली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हो जाएगा दिस मॉर्निंग आई वोक अप अर्ली. देन बी हमारे पास है दिस इज अ 6 months कोर्स, तो ये भी हमारे पास गलत है, क्योंकि इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा दिस इज अ 6 month कोर्स. देन ऑप्शन सी हमारे पास है यस आई हैव अ फ्री टाइम, तो ये भी बेसिकली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ या तो होगा यस आई हैव सम फ्री टाइम या हम कह सकते हैं कि यस आई हैव फ्री टाइम. सो बेसिकली इनमें से कोई भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. सो यहाँ हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव. ओके. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम. अब इसमें जो टेंस यूज हुआ है बेसिकली वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 7. चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. इनमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें ग्रामेटिकली एरर है? तो अगर हम ऑप्शन बी को देखें तो यहाँ पे है द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट अंटिल नेक्स्ट मंथ. अब यहाँ पे जो हैव है वो बेसिकली गलत है, क्योंकि कमिटी का जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है और इसको हम एज अ सिंगुलर यूज करते हैं. तो यहाँ पे होगा द कमिटी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द इवेंट अंटिल नेक्स्ट मंथ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट वी हैव चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग. अब यहाँ पे बेसिकली इन सबकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ए बी एंड सी में, ऑप्शन ए में बेसिकली इट इज नॉट परफरनेलिया, इट इज पेराफरनेलिया. सो ये आप की करेक्ट स्पेलिंग नहीं है. देन ऑप्शन बी में नोजियस की जो स्पेलिंग होती है उसमें यहाँ पे EOUS होता है यहाँ पे. देन सी जो है वो है ओरेंगुटन, तो उसमें जो जी होता है वो सिंगली जी होता है. तो ये सारी बेसिकली गलत स्पेलिंग्स हैं. करेक्ट स्पेलिंग इस पूरे में हमारे पास डी की है. क्विसेंस विच मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इनएक्टिव. इनएक्टिव स्टेट में जब इंसान हो तो उसको क्विसेंस कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. Next, we have another one word substitution, a flamboyant manner or style. फ्लैम्बॉयंट मैनर या स्टाइल का मकसद है कि कोई चीज जो नुमाया हो, जो जो है दिखावेदार हो, अट्रैक्टिव हो, ड्यू टू कॉन्फिडेंस. तो उसके लिए जो दूसरा लफ्ज यूज होता है वो होता है पैनशे. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी.
नेक्स्ट वी हैव अ साइनोनाइम ऑफ द वर्ड इंटेनरेट। इंटेनरेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग सॉफ्ट। अब वो इमोशनली हो या लिटरली हो, टू मेक समथिंग सॉफ्ट इज अनदर वर्ड फॉर इंटेनरेट। सो उसका जो साइनोनाइम होगा वो हो जाएगा ए, टू मेक सॉफ्ट। Then we have another synonym of the word delicescent. Delicescent का मकसद होता है कोई चीज जो छुपी हुई हो, hidden. So the correct option is B, hidden. Synonym of the word palliate. Palliate means किसी चीज को भले कोई डिजीज हो या पेन हो या कोई भी चीज हो, कोई फीलिंग हो, जिसको लेस सीरियस बना देना। अगर तो भले ही उसका कॉज हम रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन उसको उसकी सीरियसनेस को कम करें, उसके लिए पैलिएट यूज होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मेक लेस सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, साइनोनाइम ऑफ द वर्ड पैलेट। पैलेट मीन्स किसी चीज का मांद पड़ जाना, कलर का डिम हो जाना। तो उसका बेसिकली जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, फेंट इन कलर। देन नेक्स्ट वी हैव एंटोनाइम। एंटोनाइम ऑफ द वर्ड ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस की बेसिकली जो मीनिंग होती है कि एक्सेसिवली ओबीडियंट होना, या किसी को प्लीज करना, ईगर टू प्लीज। अब इसका जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा हॉटी। हॉटी मीन्स जो एरोगेंट हो, प्राउड हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज हॉटी। देन नेक्स्ट वी हैव एंटोनाइम ऑफ द वर्ड क्वाइंट। अब क्वाइंट मीन्स कोई ऐसी ओल्ड फैशन्ड चीज हो जो कि अनयूजुअल हो लेकिन अट्रैक्टिव हो। अब उसके लिए जो उसका ऑपोजिट यूज होगा वो होगा नॉर्मल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, नॉर्मल। Then next we have another antonym of the word quixotic. Quixotic means extremely idealistic होना, romantic होना in an impractical way. तो उसका बेसिकली जो ऑपोजिट होगा वो हो जाएगा अनरोमांटिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर here. Then next we have antonym of the word myriad. मैरियड का जो मकसद होता है वो होता है किसी चीज का एबंडेंस में होना, बहुत ज्यादा अमाउंट में होना, कोई चीज एबंडेंस में हो। अब इसका जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा किसी चीज की कमी होना, तो उसको स्केर्स कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्केर्स। नेक्स्ट वो ये साइनोनाइम ऑफ द वर्ड हैबिलिमेंट। हैबिलिमेंट का जो मकसद होता है वो होता है कपड़े या गारमेंट्स जो कि स्पेशली पर्टिकुलरली किसी ओकेजन के लिए हो या प्रोफेशन के लिए हो। सो उसका साइनोनाइम हो जाएगा क्लॉथिंग, सी। नेक्स्ट वी हैव साउंड ऑफ द बर्ड टर्की। अब टर्की जो बर्ड है उसके साउंड को बेसिकली कहा जाता है गोबल। वो गोबल का साउंड प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Next we have an idiom, penny for your thoughts. Penny for your thoughts जो idiom use होता है बेसिकली वो किसी से पूछना कि what they are thinking about. किसी से उसकी सोचों के बारे में पूछना, उसको कहते हैं penny for your thoughts. तो करेक्ट ऑप्शन होगा way of asking someone else's thoughts. So the correct option is A. Next, we have another phrase, a whiff of, most commonly imply. whiff of का मकसद होता है किसी चीज का स्लाइटली किसी चीज की हिंट देना, या कोई फीलिंग की कोई हिंट आए, या सपोज कोई स्मेल हमें दूर से किसी की स्मेल आना शुरू हो, तो हम कह सकते हैं कि a slight trace और hint often of a smell or feeling. So इसको basically a whiff of कहा जाता है. So the correct option is C. Next we have another idiom, bells and whistles. Bells and whistles का मकसद होता है कि कोई चीज जो कि जरूरी ना हो, मीन्स के कोई भी प्रोडक्ट हो, किसी भी प्रोडक्ट में हम अननेसेसरी अट्रैक्टिव फीचर्स डाल दें, किसी जरूरी चीज के साथ हम जो है इजाफी दिल अट्रैक्टिव कोई चीज लगा दें, उसको कहते हैं बेल्स एंड विसल्स। सो उसका ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा अट्रैक्टिव बट अननेसेसरी फीचर्स एडेड टू द प्रोडक्ट। अट्रैक्टिव तो हो लेकिन जरूरी ना हो। Next we have choose the grammatically correct sentence. He visited the place where Napoleon died during his holidays. ये गलत है।
During his holidays, he visited the place where Napoleon died, or he visits the place where Napoleon died during the holidays. सो इन सब में से ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो है बी। ड्यूरिंग हिज हॉलीडेज ही विजिटेड द प्लेस वेयर नेपोलियन डाइड। नेक्स्ट वी हैव another idiom, pick to pieces. पिक टू पीसेस मीन्स किसी चीज को डिटेल में एनालाइज करना, टू एनालाइज समथिंग क्रिटिकली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वी हैव अनदर इडियम, करी फेवर। अब करी फेवर का मकसद है कि किसी की खुशामद करके उससे जो है एक फेवर लेना। तो हम कह सकते हैं कि टू सीक फेवरेबल अटेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट वो ये अनदर मीडियम, चीक बाय जॉल। चीक बाय जॉल का मकसद होता है किसी चीज के बिल्कुल पास होना, साइड बाय साइड, वेरी क्लोज टुगेदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट वो हमारे पास है, सिलेक्ट द वर्ड दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। इन सब में से जिस वर्ड में स्पेलिंग एरर है वो है ऑप्शन डी। आई ये आइपोचाल नहीं होता, ये ईपोचाल होता है। दिस इज EPOCHAL। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, आइपोचाल। बेसिकली इसमें आई गलत है, यहाँ पे ई होना चाहिए। नेक्स्ट वो ये अनदर स्पेलिंग एरर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा क्वेश्चन एक वर्ड ऐसा है जिसमें स्पेलिंग एरर है, तो वो है ऑप्शन सी, विदर्शन। इसमें विदर्शन में TH नहीं आता, डबल डी आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वो ये सिलेक्ट द वर्ड दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्पेलिंग एरर नहीं है, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन, रियांट। रियांट जो है वो एक रियल वर्ड है, एक एक्चुअल वर्ड है जिसका मकसद होता है चीयरफुल। तो इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बाकी इसमें भी स्पेलिंग एरर है, इसमें एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग में आई नहीं आता, ई आता है। फिल्जेंट जो है वो एक कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई लफ्ज नहीं है। और आर्गेंट जो है इसमें बेसिकली ए नहीं आता, ई आता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रियांट। नेक्स्ट वो हैव यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हंगर पेन्स इंस्टेड ऑफ हंगर पैंग्स इज द एग्जाम्पल ऑफ। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को जब हम बोलते हैं हंगर पेन्स एंड हंगर पैंग्स, तो ये दोनों हमें लगता है कि सेम वर्ड्स हैं। हमें जो है एक सुनने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन कोई ऐसा फ्रेज जो कि हम सुनने में जिसको मिसअंडरस्टूड करें, लेकिन वो जो दूसरा वर्ड हम मिसअंडरस्टूड करके बोल रहे हैं वो भी सेंसिबल हो, उसकी भी कोई मीनिंग हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये एग कॉर्न की एग्जाम्पल है। तो ऐसे वर्ड्स को हम एग कॉर्न कहते हैं। जबकि होमोफोन क्या होता है, होमोफोन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका साउंड सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट हो, उसको होमोफोन कहा जाता है। होमोग्राफ में क्या होता है कि वर्ड्स की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। जबकि मेलाप्रोपिज्म में क्या होता है कि हम जो है मिस्टेकनली कोई दूसरा वर्ड कह देते हैं लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता। मिस्टेकनली कोई हम दूसरा वर्ड कह लें जिसका सेंस ना बने, उसको मेलाप्रोपिज्म कहा जाता है। और जब उसका सेंस बने, उसकी भी कोई मीनिंग हो, उसको एक कौन कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट वो है चेंज द वॉइस, प्लीज हेल्प मी। तो उसका जो पैसिव वॉइस होगा वो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन चेंज द वॉइस, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली वो हो जाएगा दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय टुमारो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट वो ये फ्रेज एगिंग ऑन। एगिंग ऑन का मकसद है किसी को भड़काना, किसी को कोई गलत काम करने पे उकसाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टू इनकरेज और प्रोवोक समवन टू डू समथिंग ऑफन मिस्चीवस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट वी हैव टू चेंज द वॉइस, अ लायन may be helped even by a little mouse। तो इसका आंसर हो जाएगा a little mouse may even help a lion। A little mouse may even help a lion। Option A will be the correct answer here।
Next we have direct indirect. Convert the direct speech into indirect. I was digging the garden when the doctor arrived, replied Ahsan. Ahsan said that he had been digging the garden when the doctor arrived. He had been digging the garden when the doctor arrived. So the correct answer will be D. Next, we have another question related to direct and indirect. Asad said, I shall be 21 tomorrow. तो उसका जो correct हो जाएगा वो होगा Asad said that he would be 21 the following day. Asad said that he would be 21 the following day. So the correct option will be B. Next, we have another question in which we have to convert the indirect speech into direct. Samra said that the manager would go to Karachi the next day. तो इसका हो जाएगा Samra said our manager will go to Karachi tomorrow. Our manager will go to Karachi tomorrow. So the correct option is A. Next, we have a similar question. Iman wondered where the sparrows had gone. तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमान सेड ओह वेयर हैड द स्पैरोज गॉन ओह वेयर हैड द स्पैरोज गॉन which shows basically the past perfect tense. In direct speech में basically had gone means past perfect tense. तो इसको जब हम direct speech में convert करेंगे तो वो हो जाएगा past perfect. Had gone आ जाएगा. So the correct option will be C. Next we have चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग. इनमें से जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन लिविंग. ही इज स्ट्रोंगर देन एनी मैन लिविंग ये गलत ऑप्शन हो जाएगा आपका. देन जेनी एंड मी ज्वाइंड द चेस क्लब. यहाँ पे जेनी एंड मी नहीं होगा, जेनी एंड आई होगा. देन जिल took Justin and I to the shop. यहाँ पे I नहीं होगा, me होगा, तो ये भी गलत है. तो यहाँ पे जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो हो जाएगा B. He is stronger than any other man living. Okay. Next we have select the word that contains a spelling error. इनमें से कौन से वर्ड में स्पेलिंग एरर है तो वो है ऑप्शन सी. इसमें बेसिकली वॉर्सेस्टरशायर यहाँ पे लास्ट में ई आता है. सो इसमें बेसिकली स्पेलिंग एरर है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. Next, we have a question related to botany. The tiny seed-like structures on the outside of strawberry. Strawberry के बाहर जो छोटे-छोटे सीड जैसी जो टाइनी स्ट्रक्चर्स लगी हुई होती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एचीन्स. ए will be the correct answer. Then which of the following vitamins serve as a hormone precursor? Vitamin D जो है वो एज अ हार्मोन प्रीकर्सर भी एक्ट करता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर जाके कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एज अ हार्मोन एक्ट करता है और वो कैल्शियम एंड फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म को जो है वो रेगुलेट करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी विटामिन डी. देन नेक्स्ट वो है एनिमल्स लिविंग इन द ट्री ट्रंक. वो एनिमल्स जो कि ट्री के ट्रंक में रहते हो उनको कहा जाता है एर्बोरियल एनिमल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. Next we have what causes fog on the glass when hot water tap is opened in a closed washroom. Closed washroom में जब हम गर्म पानी खोलते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि वॉशरूम के अंदर जो भी शीशा लगा हुआ होता है उसके ऊपर फोग जम जाता है. तो उसका बेसिकली रीजन क्या है? होता ये है कि जब भी हॉट वाटर हम खोलते हैं एक बंद वॉशरूम में तो उसमें से जो वाटर के जो वेपर्स निकलते हैं वो जैसे ही जाके शीशे के सरफेस पे लगते हैं क्योंकि शीशे का सरफेस जो है वो कोल्ड होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है. तो जो हॉट वाटर के वेपर्स वहां जाके जब लगते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो प्रोसेस होता है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है. वेपर्स आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. तो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो कंडेंसेशन का हो रहा होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज कंडेंसेशन. नेक्स्ट वो ये
फोविया इन आई कंटेंस, हमारी आईज में जो फोविया होता है, जो स्मॉल जो डिप्रेशन होता है रेटिना में, जिसकी वजह से शार्प सेंट्रल विजन प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ जो है वो आपके कौन सेल्स होते हैं, उसमें कोई रॉड्स नहीं होते। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दे कंटेन रॉड्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलास्टिक, इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो मोस्ट इलास्टिक जो है वो रबर होगा, जबकि स्टील जो है वो मोस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। रबर में जो इलास्टिसिटी होती है, उसको स्ट्रेच करने की जो एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। उसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाता है आफ्टर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, रबर इज द मोस्ट इलास्टिक सब्सटेंस। नेक्स्ट we have soap and detergents remove the dirt from clothes due to, अब जब हम कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने के लिए हम सोप्स और डिटर्जेंट्स को यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, डर्ट को रिमूव करते हैं, जो मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में दो तरह के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक होते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक होते हैं जो कि वाटर लविंग नहीं होते। वाटर तो वाटर की फोबिया होती है, लेकिन वो ऑयल अट्रैक्टिंग होते हैं। अब जो भी डर्ट वगैरह होता है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस के साथ जाके अटैच हो जाता है, और जो इंटरफेशियल टेंशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है बिटवीन वाटर एंड ऑयल, जिसकी वजह से डर्ट रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, लोवरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। नेक्स्ट वो है, which planets of our solar system are called ice giants, जो हमारे पास दो प्लैनेट्स हैं, नेपट्यून एंड यूरेनस, इनको आइस जायंट्स कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट वही है, विच प्लैनेट रिवॉल्व स्लोएस्ट अराउंड द सन, सन के सराउंडिंग में कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे स्लो मूव करता है। तो जो भी प्लैनेट सन से जितना दूर होगा वो उतना स्लो जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो बेसिकली जो नेपट्यून है वो फारदेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे सूरज से सबसे दूर जो है वो नेपट्यून है। और क्योंकि वो सबसे दूर है, इसकी वजह से वो स्लोली जो है वो रिवॉल्व करता है। उसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 165 अर्थ ईयर्स चाहिए होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जो नेपट्यून, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next we have the atmosphere of moon consists of, तो बेसिकली अगर हम मून की बात करें तो जैसे अर्थ का एक सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसे मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वहां पे सिर्फ एक थिन लेयर ऑफ गैसेस होती है जिसमें बिल्कुल ट्रेस अमाउंट होते हैं हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन या आर्गोन के। तो इसका कोई सिग्निफिकेंट इसके अंदर गैसेस या इसकी कंपोजिशन नहीं होती। सो ये तीनों ऑप्शंस बेसिकली इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट वो ये, हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस, पहला बंदा जिसने अर्थ के रेडियस और साइज को मेजर किया था वो था इराटोस्थीन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then which of the following scientists got Nobel Prize 2025 in chemistry? अभी recently केमिस्ट्री की फील्ड में जिन तीन लोगों को नोबेल प्राइज मिला है वो हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। इन्होंने जो है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम किया था, जिसपे इनको नोबेल प्राइज अभी रिसेंटली अवार्ड हुआ है। In which of the following acid is used in ink? तो इंक में जो एसिड यूज होता है वो होता है टैनिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then LPG, liquefied petroleum gas, mainly consist of methane, butane and propane. Correct option is D. Then next is ozone molecule contains which type of bonding? अब ओजोन को अगर हम देखें तो ओजोन का जो फार्मूला है वो होता है O3। इसके अंदर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है कि एक ऑक्सीजन एटम के पास आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसमें से इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट।
सो अगर हम बात करें इसका एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और इसके पास भी जो है इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब यहाँ पे ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ये दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारे पास तीसरा ऑक्सीजन का एटम है, उसके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो ये फर्दर म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसको अपने दोनों जो उसका इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो उसके साथ शेयर करता है। वन साइडेड शेयरिंग होती है जो कि डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम ओजोन के मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड भी हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, एक डेटिव बॉन्ड है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट we have what is the term for a mountain formed by faulting and uplift rather than folding of volcanic activity? वो माउंटेन जो कि वोल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू ना बने लेकिन फॉल्टिंग एंड अपलिफ्ट के थ्रू बने, ऐसे माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। Next is pollination of flowers by birds. Pollination of flower by birds is known as ornithophyly. So the correct option is C. नेक्स्ट है हमारे पास मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टेरेस्टेरियल प्लांट्स, क्योंकि ये अर्थ लाइक प्लैनेट्स होते हैं। नेक्स्ट वो है नाइट्रोजन अकर इन प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ। अब प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। वो किस फॉर्म में पाया जाता है? बेसिकली नाइट्रोजन अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है और अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास मटेरियल फॉर रेन प्रूफ कोट्स एंड टेंट्स ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज टू। अब जो भी रेन प्रूफ टेंट लगे हुए होते हैं या हम जो रेन प्रूफ कोट जो यूज करते हैं, उनमें जो वाटर प्रूफ जो प्रॉपर्टी आती है वो किस फिनोमिना की वजह से आती है? होता क्या है बेसिकली, जो भी ये रेन प्रूफ सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर हम कोई भी सब्सटेंस कोट कर देते हैं, जैसे कि वैक्स या रबर के साथ उसको कोट कर देते हैं। फिर जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरता है तो पानी जो है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, उसके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। और ये जो उसकी वजह से क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन इंक्रीज होने की वजह से पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो सरफेस टेंशन का यूज हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सरफेस टेंशन। देन क्वेश्चन नंबर 61, Earth's orbital speed around the sun. अर्थ सन के अराउंड जिस स्पीड में रिवॉल्व करता है वो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन नेक्स्ट है अर्थक्वेक वेव्स ब्लैंक इन वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग इन द मेंटल। अब जैसे ही अर्थक्वेक वेव्स, जिसको सीस्मिक वेव्स भी कहा जाता है, अब वो क्रस्ट से जैसे ही मेंटल की तरफ मूव करती हैं, तो मेंटल जो है वो मोर डेंस होता है। अब उसमें जैसे ही अर्थक्वेक वेव्स जाती हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इंक्रीज। देन वही है विच क्लाउड इज लाइकली टू कॉज हेवी रेनफॉल। अब जो क्लाउड होता है निम्बो स्ट्रेटस, इसका मकसद होता है रेन प्रोड्यूसिंग। अब निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो होते हैं वो हेवी रेनफॉल प्रोड्यूस करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then scientific study of caves is called speleology. Correct option is B. Then age of the tree can be determined by, अब जैसे जैसे जो दरख्त है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एक साल गुजरता जाता है, उसकी ट्रंक पे जो है एक रिंग बनती जाती है। और किसी भी दरख्त की एज जो है वो हम उन रिंग्स को काउंट करके डिटरमाइन कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, by counting the number of rings on its stem or trunk. Then we have the equinox is a fascinating astronomical event that occurs twice a year. उसका रीजन क्या होगा? अब इक्विनॉक्स क्या होता है? बेसिकली जब डे एंड नाइट नियरली इक्वल हो जाएं उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है।
और वो इन दोनों की वजह से होता है कि अर्थ की एक्सिस क्योंकि नाइदर टिल्टेड फॉरवर्ड नॉर अवे फ्रॉम द सन एंड सन इज डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर। इन दोनों रीजंस की वजह से इक्विनोक्स साल में 2 मरतबा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ए एंड बी। Then 67 which strait separates यूरोप फ्रॉम एशिया? यूरोप को एशिया से जो स्ट्रेट सेपरेट करती है उसको कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये तुर्की में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट we have lunar eclipse does not occur every month because। अब lunar eclipse कभी कभी साल में होता है, और जब भी lunar eclipse होता है उसमें क्या होता है, अर्थ जो है वो सन एंड मून के बीच में आ जाता है, और जिसकी वजह से मून के ऊपर इसका शेडो पड़ जाता है। तो ये हर मंथ क्यों नहीं होती, क्योंकि ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड मून आर स्लाइटली टिल्टेड रिलेटिव टू ईच अदर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then next we have weakness in muscles and increase in the fragility of red blood cells is caused due to the deficiency of vitamin E। जब हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी होती है तो मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो इजीली ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वाज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। नेक्स्ट है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ आई विजुअल पर्पल इज आल्सो कॉल्ड। आइस के टर्म में विजुअल पर्पल को जो दूसरा नाम दिया गया है वो है रोडोस्पिन। रोडोस्पिन बेसिकली एक लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है जो कि रॉड सेल्स के अंदर होता है। ये हमारी आंखों को डार्कनेस में देखने में मदद करता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज tilted at an angle of अर्थ की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जिस एंगल पे टिल्ट हुआ होता है वो है 23.5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज रिकॉग्नाइज द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें बेसिकली एक तो सनलाइट चाहिए होती है, उसके अलावा हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होता है। उनकी अमाउंट अगर इधर-उधर हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे फर्क पड़ता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस की एक बाय प्रोडक्ट है। तो उसका जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता फोटोसिंथेसिस पे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज HMPV स्टैंड्स फॉर? HMPV का जो फुल फॉर्म है वो है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Then Gregor Mendel is known as the father of genetics. Father of genetics Gregor Mendel को कहा जाता है। Then question number 75. The tulip period was a time marked by peace, cultural renaissance, and an intense fascination with tulips. It took place during the reign of which dynasty? ट्यूलिप पीरियड जो है या ट्यूलिप एरा अगर हम कहें तो ये ऑटोमन हिस्ट्री में है बेसिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ऑटोमन हिस्ट्री इन टर्की। देन नेक्स्ट इज बशर अल असद डिपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया रिमेन्ड इन पावर फॉर। बशर अल असद जो कि सीरिया का प्रेसिडेंट था जिसको रिमूव किया गया था ऑफिस से बाय फोर्सफुली, जिसको रिमूव किया गया था, वो पावर में वो 24 साल तक पावर में रहा था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन नेक्स्ट इज नेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरियन हु वाज अरेस्टेड व्हाइल स्टिल इन ऑफिस। फर्स्ट साउथ कोरियन प्रेसिडेंट जिसको ऑफिस में अरेस्ट किया गया था वो है यून सुक योल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जनवरी 2025 में इसको अरेस्ट किया गया था व्हाइल ही वाज स्टिल इन ऑफिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ द 79th यूएन जनरल असेंबली फाइलमोन यांग बिलोंग्स टू विच कंट्री? 79th यूएन जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट हैं वो कैमरून से बिलोंग करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो जो है वो है फॉर्मर डच प्राइम मिनिस्टर है मार्क रूटे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then we have who became the first ever US president to reach the century mark on October 1st, 2024?
अक्टूबर 1 2024 को जिस यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी 100th बर्थडे सेलिब्रेट की थी वो थे जिमी कार्टर, जिसकी वजह से वो फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बन गए हैं जो कि सेंचुरी मार्क पे पहुंच गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next is World Health Organization presented which country the certificate of trachoma free country in a ceremony held on 1st October 2024. ट्रैकोमा जो है बेसिकली वो एक इन्फेक्शियस आई डिजीज है। अक्टूबर 1 2024 को पाकिस्तान को बेसिकली सर्टिफिकेट दिया गया था ट्रैकोमा फ्री कंट्री का। हालांकि पाकिस्तान से कंप्लीटली ये डिजीज रिमूव नहीं हुई लेकिन इसका जो रिस्क है वो कम हो गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, पाकिस्तान। Then next is on September 30, 2024, the final coal-fired power station in which country shut down, making it as the first nation to completely eliminate coal from its electricity production. 30 सितंबर 2024 को किस कंट्री ने जो है वो कोल फायर्ड पावर स्टेशन को खत्म कर दिया है? जो उसने अपनी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में कोल को खत्म कर दिया है तो वो है यूनाइटेड किंगडम। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then the theme for the International Day for the Elimination of Violence Against Women 2025 is जो थीम है वो है यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Next is the permanent secretariat of G20 is situated in। अब अगर हम G20 की परमानेंट सेक्रेटेरिएट की बात करें तो G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये एनुअली इसको रोटेट किया जाता है। सो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव। देन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 8th मार्च। हर साल 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। In which continent has the highest number of landlocked countries? लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसके अंदर कोई कोस्ट लाइन नहीं होती, वो कंप्लीटली जो है वो जमीन से सराउंडेड होता है। सो द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडलॉक्ड कंट्रीज अफ्रीका में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then headquarters of IBM is located in the IBM का जो हेड क्वार्टर है वो है इन आर्मोन, न्यूयॉर्क। सो इन ऑप्शंस में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव। 2026 फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये तीनों मिलके 2026 फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हैं in June and July next year. And then Rajab Tayyip Erdogan assumed the presidency of Turkey, which is जो कि ऑफिशियली अब उसको तुर्की कहा जाता है। तो किस साल में रजब तैयब अर्दवान ने चार्ज संभाली थी? तो 28 अगस्त 2014 को इसने चार्ज संभाला था प्रेसिडेंसी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड। बार्ड जो नेम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है ये डेवलप किया था गूगल ने। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन विच ओशन इज द साल्टिएस्ट ओशन? सो करेक्ट आंसर इज Atlantic Ocean, सी। Atlantic Ocean is the saltiest ocean on the earth. Which of the following space agency has announced to open its international space station for commercial business? Recently NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है टू ओपन इट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर कमर्शियल बिजनेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, नासा। Then, in January 2024, several countries suspended funding of which UN organization? जनवरी 2024 में तकरीबन 15 स्टेट्स ने जो है वो UNRWA की फंडिंग को सस्पेंड कर दिया है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन रेफ्यूजीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then what is the capital of Myanmar? Burma. So the capital of Myanmar is Naypyidaw. Option is B. Then who is the current chancellor of Germany? अभी जो करंट चांसलर है जर्मनी का वो है फ्रेडरिक मर्स। फ्रेडरिक मर्स इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी। सो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव।
काबुल रिवर ज्वाइंस इंडस रिवर नियर अटक। पाकिस्तान में काबुल रिवर जो है वो इंडस रिवर को किस सिटी के करीब जो ज्वाइन करता है वो अटक होगा। विच पास कनेक्ट्स चित्राल विद अफगानिस्तान। दोरा पास जो है वो चित्राल को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। बदख्शान प्रोविंस अफगानिस्तान का और चित्राल ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू दोरा पास। Then which movement in India started in response to Shuddhi and Sangathan movement of Hindus? So the Tabligh and Tanzim movement start with in response to Shuddhi and Sangathan movement of Hindus. So the correct option is C. Then Pakistan test fired its first submarine launched cruise missile Babar 3 on 9th January 2017 having the range of मिसाइल बाबर 3 अभी जो उसने 9 जनवरी 2017 को लॉन्च किया था पाकिस्तान ने उसकी जो रेंज है वो है 450 किलोमीटर सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी देन हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजाद पाकिस्तान पार्टी द फर्स्ट opposition political party established after Pakistan's independence पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो पहली अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बनी थी आज़ाद पाकिस्तान उसके जो फाउंडर थे वो थे Mia Iftakharuddin. So the correct option is D. Then Office of Joint Chiefs of Staff Committee in Pakistan was officially established in 1976. Correct option is D. The Indo-Pakistani water dispute that emerged in 1948. Basically अप्रैल 1948 में इंडो पाकिस्तानी वाटर डिस्प्यूट जो है वो स्टार्ट हुआ था जो बाद में जो इवेंचुअली जाके इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ था Then who was the seventh Prime Minister of Pakistan? Sir Malik Feroz Khan Noon was the seventh Prime Minister of Pakistan. So the correct option is C. Then Hazrat Mahal, who fought during the War of Independence 1857 against the British, was Hazrat Mahal जो थी वो कौन थी? वो second wife थी नवाब अवाद वाजिद अली की. So the correct option is D. Begum of Awadh. Then Sindh Sagar Doab lies between which two rivers? दोब जो है वो बेसिकली एक रीजन ऑफ लैंड होता है जो कि दो रिवर्स के बीच में होता है तो सिंध सागर दोब जो है वो जिन दो रिवर्स के बीच में है वो है इंडस एंड झेलम सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी देन व्हेन वाज द स्टेट ऑफ सवात ऑफिशियली मर्ज्ड इनटू पाकिस्तान सवात स्टेट ऑफिशियली जब पाकिस्तान में मर्ज हुआ था on July 28, 1969 correct option is B Then the late Dr. Ruth Fao was granted Pakistani citizenship in जो एक जर्मन बॉर्न जो नन थी जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर दी टू कॉम्बैट लेप्रोसी इन पाकिस्तान और उनको रिकग्नाइज किया जाता है फॉर हर सर्विस इन द कंट्री इनका जो काम था वो लेप्रोसी पे था तो इनको जो पाकिस्तान ने फुली सिटीजनशिप जो प्रोवाइड की थी ग्रांट की थी वो की थी 1988 में सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी देन लावारी पास जिसको लोवारी टॉप भी कहा जाता है ये अपर दीर डिस्ट्रिक्ट को चित्राल डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करती है इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी देन रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी जो कि सिंधी लैंग्वेज पोएट थे इनको ओरिजिनली इनका पुनहल शाह नेम था जिनको बाद में सैयद अहमद शाह बुखारी के नाम से जाना जाता था सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी सैयद अहमद शाह Who was the first Pakistani female commercial pilot who died of cancer at the age of 82 on May 16, 2017? पाकिस्तान की पहली फीमेल कमर्शियल पायलट जो थी शुक्रिया खानम थी करेक्ट ऑप्शन इज ए बाद में उनको कैंसर हुआ था और 82 साल की उम्र में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ वाज मैनेज्ड बाय साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ को जो फाउंड किया था वो सर सैयद अहमद खान ने फाउंड किया था और उनकी डेथ के बाद उनको मैनेज किया था उन्हीं के बेटे ने सैयद महमूद सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए Then who laid the foundation stone of Mohammedan Anglo-Oriental College? मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ उसका जो लेडिंग जो स्टोन रखा था फाउंडेशन स्टोन वो रखा था लॉर्ड लेटन जो कि उस टाइम पे इंडिया के वाइसरॉय थे सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी लॉर्ड लेटन
Then what type of writ was or were issued by the Sindh Chief Court in the case of Federation of Pakistan versus Maulvi Tamizuddin Khan? जो केस हुआ था फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस मौलवी तमीजुद्दीन खान, उसमें जो कोर्ट के ऑर्डर्स जो इशू हुए थे वो दो हुए थे। एक हुआ था रिट ऑफ क्वो वारंटो और दूसरा हुआ था रिट ऑफ मैंडामस। सो ये दोनों हुए थे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड बी। Then, which system of land revenue was instituted by Sir Thomas Munro, Governor of Madras in 1820? 1820 में सर थॉमस मुनरो जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास थे, उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम जो है वो इंस्टीट्यूट किया था वो था रियोतवारी सिस्टम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, रियोतवारी। Then broad money aim to liability side is measured as it is also measured as this and this. So basically हम कह सकते हैं कि C plus other deposits with the State Bank of Pakistan. So the correct option is D. Then, as per Economic Survey of Pakistan 2024 to 25, the total installed capacity of electricity at the end of March for the fiscal year 2025 was, according to the Economic Survey of Pakistan, at the end of March 2025 पे जो total installed capacity of electricity थी वो थी 46,605 megawatts. So the correct option is B. Then, according to Economic Survey of Pakistan 2024 to 25, Pakistan issued green sukuk for the first time on the tune of, तो जो एक ग्रीन फाइनेंस के नाम से जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हुई है वो है ₹30 बिलियन की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, 30 बिलियन रुपीस। विच बुक ऑफ अल्लामा इकबाल वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ? अल्लामा इकबाल की जो बुक जो उनकी डेथ के कुछ महीनों बाद ही रिलीज हुई थी वो थी आराम गाने हिजाज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then, British Governor General who followed the spirited forward policy toward Afghanistan was Lord Layton, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1876 to 1880। उन्होंने जो पॉलिसी जो फॉलो की थी वो थी फॉरवर्ड पॉलिसी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फुल नेम वाज लॉर्ड लेटन। British Prime Minister Ramsay MacDonald announced the Communal Award in August 1932 at the end of second round table conference. In 1932 British Prime Minister ने Communal Award announce किया था। Then which of the following ports was called Babul Makkah, Gate of Makkah, during the Mughal period? ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बेसिकली जो सूरत था, जो एक जगह थी सूरत, जो गेट था वो एक मेजर ट्रेडिंग पोर्ट था इंडिया में ड्यूरिंग द मुगल एरा। और वहीं से जो पिलग्रिम्स जो थे वो मक्का की तरफ ट्रेवल करते थे फॉर हज पर्पस। सो बेसिकली जो सूरत है उस जगह को बाबुल मक्का कहा जाता था, गेट ऑफ मक्का। Then Taj Mahal was constructed on the bank of which river? ताजमहल को यमुना रिवर के किनारे पे बनाया गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, यमुना रिवर। हु गेव द फेमस कोहिनूर डायमंड टू एम्परर हुमायूं? कोहिनूर डायमंड को हुमायूं को किसने दिया था? राजा ऑफ ग्वालियर ने दिया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then Sher Shah Suri and his successors ruled for 15 years. शेर शाह सूरी ने 15 साल तक हुकूमत की थी। उस पीरियड को कहा जाता है, बेसिकली उसको कहा जाता है सुर एम्पायर भी कहा जाता है या उसको सेकंड अफगान एम्पायर भी कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकंड अफगान। देन द फर्स्ट रेलवे लाइन इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाज लेड बिटवीन, पाकिस्तान में जो पहली रेलवे की लाइन जो डाली गई थी वो कराची से कोटड़ी तक डाली गई थी और उसको कम्प्लीटली पब्लिक के लिए 13 मई 1861 को खोला गया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कराची टू कोटड़ी। Then in 1809 the Treaty of Amritsar was signed between Maharaja Ranjit Singh and British East India Company, designating the blank as the boundary separating the Sikh Empire in Punjab from British controlled Indian territories. Basically इस ट्रीटी के तहत जो एक फिक्स बाउंड्री, एक रिवर को एज अ फिक्स बाउंड्री कंसीडर किया गया था बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा रंजीत सिंह, वो थी सतलेज रिवर।
So the correct option is B, Satluj River. It was a boundary between British East India and Maharaja Ranjit Singh. Which of the following is the correct abbreviation of computer? कंप्यूटर का जो full form है वो है commonly operated machines particularly used in technical and educational purposes. So the correct option is D. Which of the following is the correct definition of computer? Computer is a machine or device that can be programmed to perform arithmetic or logic operation sequences automatically. ये भी correct है. Computer understands only binary language. ये भी correct है. Computer is a programmable electronic device that stores, retrieves and processes the data. ये सारी चीजें correct definition बताती हैं, computer की correctly define करती हैं. So हमारा यहाँ पे जो answer होगा वो होगा D, all of the above. Then next is which ocean is known for having the strongest currents? इनमें से जो सबसे strongest जो currents जो है वो Southern Ocean में होते हैं. So the option B is correct. What type of star is the sun? Sun is a type of main sequence stars. Correct option is B. Which of the following is known as the language made up of binary coded instructions? सो मशीन की मशीन लैंग्वेज जो है बेसिकली वो बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शंस की बनी हुई है और कंप्यूटर यही अंडरस्टैंड करता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, मशीन. देन इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड एम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अगर हम कंट्रोल एम प्रेस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो क्या करेगा, वो पैराग्राफ को लेफ्ट से इंडेंट करेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन कंट्रोल के प्रेस करने से क्या होगा, कंट्रोल के प्रेस करने से हाइपरलिंक इंसर्ट करने का कहा जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंसर्ट अ हाइपरलिंक. देन कंट्रोल एल को अगर हम प्रेस करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हम कोई भी टेक्स्ट जिसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो उसको अलाइन कर देगा टू द लेफ्ट. So correct option is D, align the selected text or line to the left. Then when a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the key stroke into the corresponding bits? अब जैसे ही कीबोर्ड पे हम की दबाते हैं तो वो की जो है उस की स्ट्रोक को कन्वर्ट करती है बिट्स में. तो उसको जो उसके लिए जो स्टैंडर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि इसको कन्वर्ट करता है बाइनरी बिट्स में जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है. देन द सेक्शन ऑफ द सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन, सीपीयू का वो पार्ट जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसको कहा जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU. द करेक्ट ऑप्शन इज बी. देन सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर, अब कोई भी हार्डवेयर जैसे कि प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, उसको जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से तो उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो होता है अ डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है उसको. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, इनमें से कौन सी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती? तो जो ऑप्शन सी है पी रैम, ऐसी कोई मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती. पी रोम एग्जिस्ट करती है. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल जो ए है वो नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. देन अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट जो है वो 8 बिट्स का बना हुआ होता है. करेक्ट ऑप्शन इज सी. Then a set of information that defines the status of resources allocated to a process is a process control. करेक्ट ऑप्शन इज ए. ये क्या करता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली हर इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो कि डिफाइन करता है द स्टेटस ऑफ रिसोर्स अलोकेटेड टू द प्रोसेस. Then we have next section of Islamiyat. How many surahs of Holy Quran start with हरूफ मुकत्तात? हरूफ मुकत्तात बेसिकली वो होते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं बताई गई, जैसे कि जो मिस्टीरियस अल्फाज होते हैं जैसे कि हाँ मीम हो गया या अलिफ लाम मीम हो गया या यासीन हो गया, जो कि किसी भी सूरत की स्टार्टिंग में आते हैं. तो ऐसी कितनी सूरत हैं जो कि हरूफ मुकत्तात से शुरू होती हैं? तो टोटल 29 सूरत हैं कुरान मजीद में जो कि हरूफ मुकत्तात से स्टार्ट होती हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 29. Then we have Abu Jahl, Amr bin Hisham was the chief of which clan?
अबू जहल किसके जो है वो सरबराह थे? वो थे बनु मखजूम के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा, famously known as Saifullah, the sword of Allah, embraced Islam in। हजरत खालिद बिन वलीद, जिनको सैफुल्लाह भी कहा जाता है, उन्होंने इस्लाम कब कबूल किया? उन्होंने इस्लाम कबूल किया 7th ईयर ऑफ हिजरा में। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then after how many years Hazrat Yusuf alayhi salam and Hazrat Yaqub alayhi salam met after Hazrat Yusuf alayhi salam was thrown in the well by his brothers? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने कमे में फेंक दिया था और वो अपने वालिद साहब से जुदा हो गए थे, तो वो कितने सालों के बाद अपने फादर से मिले थे? तो आफ्टर 40 इयर्स वो अपने फादर से मिले थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 40। Then, which prophet's nation committed embezzlement in trust? कौन से नबी के उम्मत ने अमानत में खयानत की थी? तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की उम्मत ने अमानतों में खयानत की थी। So the correct option is D. Then the social boycott of Banu Hashim by मुशरकीन began in। बनु हाशिम का जो सोशल बायकॉट किया था मुशरकीन ने, वो स्टार्ट हुआ था 7th ईयर ऑफ नबवी में। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then victory in Ghazwa Mustalik also triggered internal tensions among the Muslim ranks, leading to the revelation of which surah? गजवा मुस्तलिक की विक्ट्री के बाद मुस्लिम्स के बीच में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी। तो उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ था कि सूरह अल मुनाफिकून जो है वो नाजिल की गई थी, जिसमें बताया गया था कि कौन आपके जो है आपके साथ सही है, कौन जो है वो मुनाफिक है। मुनाफिकों को बेसिकली एक्सपोज करने के लिए ये सूरत नाजिल की गई थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, सूरह अल मुनाफिकून। हाउ मेनी सूराज ऑफ होली कुरान आर कॉल्ड हवामीम? तो बेसिकली वो सूराज जो हामीम लफ्ज से स्टार्ट होती हैं उनको हवामीम कहा जाता है। तो बेसिकली टोटल 7 सूरा हैं कुरान मजीद में जिनको हवामीम कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 7। देन किबला वॉज चेंज्ड फ्रॉम अल-अक्सा मॉस्क टू मस्जिद अल हराम। किबला को मस्जिद अल अक्सा से मस्जिद अल हराम में चेंज किया गया था 2 हिजरी में, और जो महीना था वो शबान का था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, शबान 2 हिजरी। हाउ मेनी सूराज ऑफ होली कुरान स्टार्ट विद द वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह? कुरान मजीद में कितनी सूरत हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होती हैं? तो वो 3 हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 3। विच सूरा ऑफ द होली कुरान एंड्स विथ टू प्रॉफिट्स नेम? ऐसी कौन सी सूरत है कुरान मजीद में जो के 2 नबियों के नाम पे खत्म होती है? तो वो है सूरह अल आला, जिसके एंड में हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम को मेंशन किया गया है। देन द लिटरल मीनिंग ऑफ जिहाद? जिहाद का मकसद है कोशिश करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट डालना, और टू स्ट्राइव हार्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, टू स्ट्राइव हार्ड। Then verse 22 of Surah Mujadila was revealed due to the following incident। कौन सा ऐसा वाकया हुआ था जिसकी वजह से सूरह मुजादला की आयत नंबर 22 जो है वो नाजिल की गई थी? तो जब हजरत अबू उबैदा ने गजवा बदर में अपने फादर को कत्ल किया था, तो उस मौके पे उनको अप्रिशिएट करने के लिए जो आयत नंबर 22 जो है वो नाजिल हुई थी। So the correct option is C। Then Prophet peace be upon him married to Hazrat Jaweria bint Haris रज़ी अल्लाह ताला अन्हा after which battle? कौन सी जंग के बाद हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने हजरत जवेरिया से शादी की थी? तो वो थी गजवा ऑफ बनु मुस्तलिक। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। देन वेयर इज हजर अस्वाद सिचुएटेड? हजर अस्वाद जो है वो मस्जिद अल हराम में मक्का में सऊदी अरबिया में है, और वो ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा पे लोकेटेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ काबा। Who was the first ambassador of Islam who was sent to Medina by Prophet peace be upon him? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से एम्बेसडर को सबसे पहले मदीना भेजा था? फर्स्ट एम्बेसडर थे जो जिनको मदीना भेजा गया था वो थे मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। हाउ हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज फ्रीड एज अ स्लेव?
हज़रत सलमान फ़ारसी को गुलामी से कब आज़ाद किया गया था? जब हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और उनके साथियों ने कलेक्टिवली जो है वो उनके मास्टर की कंडीशन फुलफ़िल की थी कि उन वो 300 जो है वो खजूर के दरख्त लगाएँगे। तो Prophet peace be upon him and his companion carried out plantation in the garden in lieu thereof. So the correct option is C. Then according to Holy Quran, doors of hell डेशन नंबर जहन्नम के या दोजक के टोटल कितने दरवाजे हैं? तो वो हैं 7। करेक्ट ऑप्शन इज सी। Which companion of Prophet peace be upon him was known as the greatest scholar of Quran? तो बेसिकली अब्दुल्ला बिन अब्बास को इंटरप्रीटर ऑफ कुरान का टाइटल भी दिया गया था और इन्हीं को जो है वो ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ कुरान माना जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, अब्दुल्ला बिन अब्बास। देन व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा? तो हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो रियल नेम था वो था खालिद इब्न ज़ैद इब्न कुलैब। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा डॉटर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डाइड ऑन द डे ऑफ विच गजवा? कौन सी गजवा के दिन हजरत रुकैया जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी वो इंतकाल कर गई थी? तो वो था ऑन द डे ऑफ बैटल ऑफ बदर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन इन विच हिजरी ईयर हजरत अबू बकर डाइड? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की डेथ कब हुई थी? वो 13th हिजरी में हुई थी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then how many times angel Hazrat Jibreel alayhi salam has been mentioned by his original name Jibreel in Holy Quran? कुरान मजीद में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वैसे तो काफी मौकों पे जो है वो मेंशन किया गया है लेकिन उनको अपने ओरिजिनल नाम के साथ सिर्फ 3 मरतबा मेंशन किया गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी 3। देन व्हाट वाज द नेम ऑफ पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था? तो वो था फातिमा बिनते अमर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खतीबुल अंबिया इज द टाइटल ऑफ हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया का टाइटल दिया गया था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। Tariq bin Zayd, a Muslim commander who conquered Spain, landed on the shores of Spain in which history? तारिक बिन जैद जो कि मुस्लिम कमांडर थे जिन्होंने स्पेन को फतह किया था वो स्पेन में कब जो है वो लैंड हुए थे? वो हुए थे इन 92 हिजरी और रजब का महीना था। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन नेम ऑफ मैटरनल ग्रैंडमदर ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की नानी का नाम क्या था? वो था बारह बिनते अब्दुल उज़ा। करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन अतिक वाज द टाइटल ऑफ विच सहाबी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा को अतिक का टाइटल दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then the Prophet peace be upon him traveled to Syria with his uncle Abu Talib on a trade caravan when he was about ब्लैंक ईयर्स ओल्ड। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने अपने चचा अबू तालिब के साथ जो है वो सफर किया था टू सीरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी 12। Then Ghazwa Hunain was a significant military encounter that took place in 8th Hijri shortly after the conquest of Mecca between the Muslims led by Prophet Muhammad peace be upon him and the tribes of गजवा हुनैन जो कि 8 हिजरी में हुई थी आफ्टर दी मक्का को फतह करने के बाद हुई थी। तो वो किसके बीच में हुई थी? वो एक तो मुस्लिम्स के बीच में हुई थी जिनको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेड कर रहे थे और किसके बीच थी? वो थी बिटवीन द ट्राइब्स ऑफ हौज़न एंड थाकिफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। देन we have some questions related to IQ or the general ability. So basically यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें हमसे पूछा जा रहा है हमें ये एक पेयर दिया गया है वर्ड्स का एरी एंड ईगल और इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि इन जैसा रिलेशनशिप कौन सा पेयर शो कर रहा है। तो अगर हम एरी और ईगल को देखें तो ईगल का जो होम होता है बेसिकली उसको एरी कहा जाता है। तो ऐसे ही अगर हम देखें तो वोल्फ का जो होम होता है उसको लेयर कहा जाता है। सो यहाँ पे इनका रिलेशनशिप और इनका रिलेशनशिप सेम है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। देन यहाँ भी हमें एक पेयर दिया गया है फेब्राइल एंड इलनेस। इनके जैसा सेम रिलेशनशिप हमें ऑप्शंस में से बताना है।
तो बेसिकली अगर हम देखें तो फेब्राइल जो है वो है अ सिम्पटम ऑफ फीवर, और जो है फीवर जो है वो साइन है इलनेस का। तो ये है सिम्पटम ऑफ फीवर, और फीवर जो है वो साइन है इलनेस का। तो ऐसा सेम रिलेशनशिप शो करते हैं डिल्यूजनल एंड इंसैनिटी। Delusional means which is delusion means something characterized by delusion, और जो है symptom of insanity is delusional। यहाँ पे इलनेस का सिम्टम है फेब्राइल और इंसैनिटी का सिम्टम है डिल्यूजनल। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सेम रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। देन चूज द पेयर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ सिमिलर रिलेशनशिप। यहाँ भी सेम है, हमें सिमिलर रिलेशनशिप बताना है। स्लैपस्टिक एंड लाफ्टर। अब यहाँ पे स्लैपस्टिक बेसिकली क्या है, स्लैपस्टिक जेनरे है, जैसे कि हॉरर जेनरे होता है, हॉरर की वजह से फेयर प्रोड्यूस होता है। तो सेम ऐसे ही स्लैपस्टिक जेनरे की वजह से लाफ्टर प्रोड्यूस होता है। तो कॉमेडी वाला जो बेसिकली जेनरे होता है उसको स्लैपस्टिक कहा जाता है। तो इनका सेम रिलेशनशिप जो है वो ये पेयर शो कर रहा है, हॉरर की वजह से फेयर प्रोड्यूस होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, हॉरर फेयर। Then select the option that is related to the third term। अब यहाँ पे हमें 3 टर्म्स दी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बेसिकली कि इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करें जो कि इस वाली टर्म के साथ मैच कर रहा हो, सेम उसी तरीके से जैसे कि इन दो के बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर हम देखें यहाँ पे हेयर एंड हेयर, यहाँ पे है जे, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है एल, यहाँ पे है एल, देन यहाँ पे एन एंड वहां पे आई, देन यहाँ पे आपको दिया गया है पी और वहां दिया गया है एफ। अब यहाँ अगर हम देखें तो जे एंड ओ के बीच में कितने लेटर्स का डिफरेंस है, +5 आगे की तरफ। और एल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, 0 का डिफरेंस है। एन और आई, एन से पीछे की तरफ, आई की तरफ अगर हम 5 लेटर्स को पीछे ले जाएं तो वो एन से आई जाता है -5। और यहाँ पी से एफ अगर हम देखें तो पी से एफ भी पीछे की तरफ जाता है और -10 लेटर्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो सेम इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो एस के बाद जो आपका एस के बाद जो आगे जो 5 लेटर्स के बाद जो आएगा वो आएगा एक्स। देन यू के बाद 0 लेटर्स का डिफरेंस होगा तो यहाँ होगा यू। देन डब्ल्यू के बाद आपका जो -5 का डिफरेंस होगा पीछे की तरफ वो आ जाएगा आपका आर। एंड वाई के बाद पीछे की तरफ -10 का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा ओ। तो ये XURO यहाँ पे आएगा बेसिकली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, XURO। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सिमिलर क्वेश्चन। वहां पे लेटर्स थे, यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं। 31, 90 देन 43। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 31 से 90 कैसे हुआ, तो अगर हम 31 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 93। और 93 में से अगर हम ये फर्स्ट वाला डिजिट माइनस करें -3 तो हमारे पास आ जाएगा 90। सेम ऐसा रिलेशनशिप अगर हम 43 पे अप्लाई करें तो 43 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 129। इसको इसकी फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दें -4 तो हमारे पास आंसर आएगा 125। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 125। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, नेक्स्ट इज आल्सो अ पेयर, और हमें इसी से रिलेटेड जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि सिमिलर रिलेशनशिप शो करता हो। स्कीन एंड यार्न। अब अगर हम स्कीन की बात करें तो वो एक बंडल होता है और यार्न एक सिंपल धागा होता है। तो यार्न के बंडल को बेसिकली स्कीन कहा जाता है। तो सेम रिलेशनशिप जो है वो रीम एंड पेपर शो करते हैं। पेपर के बंडल को रीम कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। Then then we have mathematics portion. The 21st term of arithmetic progression whose first two terms are -3 and 4। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 21st टर्म क्या होगी, अगर फर्स्ट टर्म हमारे, अगर पहली टर्म
-3 है, दूसरी टर्म 4 है, तो 21st की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी? तो सपोज A1 हमारे पास है -3, A2 हमारे पास है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो A2 है 4 माइनस -3, तो ये हो जाएगा आपका 4 + 3 = 7। डिफरेंस आपके पास आ गया 7। देन हम क्या करेंगे? nth टर्म फार्मूला यूज करेंगे जो कि है an = अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करनी है फॉर nth टर्म। वो हो जाएगा A1 प्लस हमारे पास है n-1 देन d। तो n क्या हो जाएगा? A21 = A1 हमारे पास क्या है? -3 है, प्लस n क्या है? 21 -1 और d हमारे पास क्या है? 7। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 21 में से 1 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। देन ये हो जाएगा इंटू 7, देन वो ये -3 प्लस 20 इंटू 7 विल बी 140, और 140 में से -3 अगर हम करें तो ये आ जाएगा 137। तो 21st टर्म का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो होगा 137। करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 और 250 के बीच में जो फर्स्ट मल्टीपल है 4 का आफ्टर 10 वो है 12, और 250 से पहले जो लास्ट मल्टीपल है 4 का वो है 248। अब अगर हम फार्मूला यूज करें फॉर द नंबर ऑफ टर्म्स तो वो हो जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस देन प्लस 1। तो लास्ट टर्म हमारे पास है 248, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12 अपॉन डिफरेंस, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो डिफरेंस होगा 4 का प्लस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 248 माइनस 12, ये हो जाएगा 236 अपॉन 4 प्लस 1। तो इसको अगर हम देखें तो 236 अपॉन 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 59। इसमें 1 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 60। Then a circle can have how many parallel tangents at a single time? Circle can only have 2 parallel tangents at a single time. Correct option is B. Then number sequence. अब यहाँ पे बेसिकली आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि इन नंबर्स के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखें कि 6 में अगर हम 1 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 7। देन 7 में अगर हम 4 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 11। देन 11 में अगर हम 9 को ऐड करें तो आ जाएगा 20। ओके, तो बेसिकली पैटर्न क्या है? पहले 1 देन 4 देन 9। तो अगर हम देखें 1 क्या है? 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9। तो आगे जो आएगा वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा? 16। तो 20 में अगर हम 16 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 36। हमारा आंसर आएगा A, 36। देन सेम हमें यहाँ भी यही बताना है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले है 7। अगर हम 7 में 2 को ऐड करें तो आ जाएगा 9। 9 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। 12 plus 5 is equals to 17. Then 17 plus 7 is equals to 24. Then 24 plus 11 is equals to 35. अब यहाँ अगर हम देखें तो जो सीरीज चल रही है वो 2, 3, 5, 7 एंड 11 तो ये क्या है? ये है बेसिकली प्राइम नंबर्स। तो आगे जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 13, 11 के बाद 13। तो अगर हम 35 में 13 को ऐड करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 48। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, 48। ओके, नेक्स्ट वो ये नंबर एनालॉगी।
ओके, सो यहाँ पे बेसिकली नंबर एनोलॉजी में कहा जा रहा है कि अगर एल एम इसके बराबर है तो सी डी किसके बराबर होगा। तो एल लेटर को कहा गया है कि एल इज इक्वल्स टू 12, एम इज इक्वल्स टू 13। तो एल क्योंकि 12th नंबर पे आता है, एम 13th नंबर पे आता है। ऐसे ही अगर हम देखें तो सी जो है वो थर्ड पे आता है और डी इज इक्वल्स टू 4। तो सी डी को हम एज अ 34 भी लिख सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 34। देन which of the following reason is or are responsible for inflation in पाकिस्तान। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई जो हो रही है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो ये सारे उसके रीजंस हैं, फिस्कल डेफिसिट, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, एक्सचेंज रेट, डिप्रिसिएशन। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव डी। देन नेक्स्ट इज CPU कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दो पार्ट्स का बना हुआ होता है, एक होता है इसके अंदर ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ALU प्लस CU। Then Hassan Ali Effendi established Sindh Mohammedan Association on the advice of Hassan Ali Effendi ने सिंध मोहम्मदन एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी किसकी एडवाइस पे। जस्टिस सैयद अमीर अली की एडवाइस पे। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन वी हैव when and where the first session of All India Muslim League was held। फर्स्ट सेशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो हुआ था वो कराची में हुआ था, दिसंबर 1907 में हुआ था। so the correct option is A 1907 कराची। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर्स ऑफ। आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जो कि जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देन यहाँ पे है द लेटर्स ऑफ द कोड। अब इस वर्ड के अंदर जितने लेटर्स हैं वो कितने पॉसिबल वेज में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर कितने लेटर्स हैं। CHORD 5 लेटर्स हैं। इसका हम फैक्टोरियल निकालेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 120। तो इसको हम 120 तरीकों से रख सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी 120। देन वी हैव अनदर नंबर एनोलॉजी। 123 को लिखा गया है एज 13 स्क्वायर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, जो बीच वाली टर्म है उसको स्क्वायर करके लिखा गया है। तो अगर हम 235 को देखें तो यहाँ पे बीच वाली टर्म को अगर हम इसको 25 लिखें और बीच वाली टर्म को हम पावर में लिख दें 3, तो हमारा आ जाएगा 225 के ऊपर पावर 3। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक थी, पावर में नहीं था, ये 253 लिखा हुआ था, लेकिन आंसर यही होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन वी हैव हमें बेसिकली ये वर्ड दिया गया है, इसको कोड लेटर्स में ऐसे लिखा गया है। देन ये वर्ड दिया गया है, इसको कोड लेटर्स में ऐसे लिखा गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि NARD को कोड लेटर्स में कैसे लिखेंगे। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स में देखें तो N का जो कोड है वो है बेसिकली 8, A का जो कोड है वो है हैश टैग। देन R का जो कोड है वो है दिस साइन। एंड डी का जो कोड है, डी का कोड जो है वो है, ओके, डी इज रिटन एज दिस। तो ये कोड हो जाएगा आपके NARD का। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। Then next is a box contains 5 red balls, 4 blue balls, 3 green balls. 2 balls are drawn at random without replacement. What is the probability that both balls are of different colors? अब इसकी अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इसका जो आंसर था बेसिकली वो ए था। इसका अगर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। Then 192, these are the examples of। अब ये जो numbers दिए गए हैं ये किसकी examples हैं? These are the examples of co-prime numbers, so the correct option is B। Then find the sum of the first 10 terms of the geometric sequence 3, 6, 12 and 24। अब यहाँ पे बेसिकली हमें सबसे पहले तो देखना है कि फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन रेशियो कौन सा है। अब इन सब के बीच में जो कॉमन रेशियो है, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा।
a इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3 और जो कॉमन रेशियो जो है वो है 2 का। तो अब अगर हम जो है फार्मूला लगाएं तो वो हम लगा सकते हैं सम ऑफ n इज इक्वल्स टू a रेशियो पावर n माइनस 1 अपॉन रेशियो माइनस 1। तो हमें सम निकालना है फर्स्ट 10 नंबर्स का, तो वो हो जाएगा S10 इज इक्वल टू A जो है वो 3 के इक्वल्स है। R क्या है, R इज 2, 2 का नंबर पावर आ जाएगा 10 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 3, 2 की पावर 10 जो हो जाए है वो हो जाएगी 1024 और 1024 माइनस 1 और नीचे अगर हम देखें तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और 1024 में से 1 निकालेंगे तो 1023 आएगा। 1023 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3069। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सो बेसिकली ये फार्मूला यूज करना है हमें। Then, which among the following numbers is exactly divisible by 11, 13 and 7? तो सबसे पहले अगर हम 11 को, 13 को एंड 7 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1001। अब अगर हम हर ऑप्शन में से देखें तो कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 1001 से, तो वो हो रहा है 624, 624। इसको अगर हम 1001 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन वी हैव अनदर सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल। तो ये इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2/3 देन इंटू 45 माइनस 34 प्लस 3 4/5 माइनस 19 और 20% को हम 20/100 करके लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2/3 को सॉल्व करेंगे, उसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम 3 इंटू 4/5 को सिंप्लीफाई करेंगे, 20/100 को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर सिंपल अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -19। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी -19। देन in a hotel, 60% has vegetarian lunch, while 30% had non-vegetarian lunch and 50% had both type of lunch. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? तो ये भी एक कैलकुलेशन है, बेसिकली लेंदी हो जाएगी हमारी वीडियो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा A24। Then we have a right angle triangle has a height this, base this and hypotenuse C. Find the value of C. तो यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो A का स्क्वायर निकालेंगे हम, 150 का स्क्वायर निकालेंगे प्लस हम 200 का स्क्वायर निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमें मिलेगा C स्क्वायर। देन उसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो हमें C की वैल्यू मिल जाएगी और हमारा जो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 250। सो द करेक्ट आंसर इज B। देन वी हैव पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, विड्थ है 3 सेंटीमीटर। तो फार्मूला लगेगा 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ क्या है 8 प्लस विड्थ क्या है 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 3 11। 2 इंटू 11 विल बी 22 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन इज वेंडर सेल्स 40%। 40% वो अपनी ऑरेंजेस को सेल कर रहा है, बाकी उसके पास 420 बचे। तो 60% जो है वो है आपका 420। अब किस चीज का 60% 420 होगा, तो हम निकालेंगे 60% ऑफ x इज इक्वल टू 420। देन ये हो जाएगा 60/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। हमें x की वैल्यू निकालनी है, वो हो जाएगा 420 इंटू 100/60। आंसर आ जाएगा 700। तो 700 का जो 60% है वो है 420। तो इनिशियली इसके पास जो ऑरेंजेस थे वो थे 700। Okay, so the last question is also related to mathematics. If y completes a particular work in 8 days and z in 24 days, how many days? अगर y जो है वो 8 दिनों में अपना काम पूरा कर रहा है और z जो है वो 24 दिनों में अपना काम पूरा कर रहा है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे?
तो अगर हम y के 1 दिन का काम देखें तो y के 1 दिन का काम होगा 1/8 और z के 1 दिन का काम होगा 1/24। तो अगर हम दोनों के 1 दिन के काम को कंबाइन कर दें 1/8 प्लस 1/24 तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/6। अब हमें टोटल टाइम अगर देखना है हमें तो टोटल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1/1/6। तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 6। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो वो टोटल 6 दिन लगाएंगे काम कंप्लीट होने में। थैंक यू वेरी मच। सॉरी फॉर दी हरीनेस इन माय वॉइस, क्योंकि मुझे वीडियो 1 घंटे में पूरी करनी थी, लेकिन 1 आवर एंड 24 मिनट्स हो गए। आई होप कि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर तो आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। And do not forget to subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.